हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक आपका है ट्रांसक्रिप्शन। इसके पहले आपने पढ़ा था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन में हमें समझना क्या है कि ये प्रोसेस क्यों जरूरी है, इस प्रोसेस में होता क्या है और इस प्रोसेस में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इनका मैकेनिज्म। यानी अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले आप जान लो ये प्रोसेस होता क्या है, दूसरा इस प्रोसेस में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और तीसरा ये प्रोसेस जो आपका है किस तरीके से होता है, दैट मीन्स इनका मैकेनिज्म। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन का मतलब बहुत सारे बच्चे ये सोचे रहते हैं कि आपके डीएनए का दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड वहां से हटेगा और एक एमआरएनए बन जाएगा, दैट मीन्स आरएनए बन गया। ऐसा नहीं है। आप जनरली याद रखिएगा कि जो दोनों स्ट्रैंड है ना, उनमें से कोई एक स्ट्रैंड क्या करता है, आपका एमआरएनए बनाने में हेल्प करता है, वही नहीं बन जाता एमआरएनए। मतलब कि आपको अगर मैं कहूँ कि एक डीएनए है तो उसमें से आपका होगा क्या, डीएनए ओपन करेगा बीच से, उस पर कुछ एंजाइम्स आकर ऐड होंगे, उसके बाद आपका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें जो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो आपके उस जगह पर आकर ऐड होना स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ऐड होकर एक चेन बनाएंगे और वहां से बाहर निकल जाएंगे। इसी चेन को जो बाहर निकला है क्या कहते हैं, आरएनए कहते हैं। तो आपका डीएनए का टुकड़ा भी नहीं हुआ और आरएनए बन भी गया। ये है ट्रांसक्रिप्शन। आई बात समझ में? देखिए मैंने क्या लिखा, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ओवर डीएनए, यानी आपका जो आरएनए का फॉर्मेशन है वो किसके ओवर होगा, डीएनए के ओवर होगा। दैट मीन्स जो डीएनए है उसके पास इंफॉर्मेशन है, इसके ओवर होगा ऐसे करके, आपका इसके ओवर ऐसे करके हुआ तो ये आपका डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन था वो आपका एमआरएनए के पास चलता चला गया और ये आपका बढ़ता चला गया, न्यूक्लियोटाइड ऐड कर करके और नीचे की ओर निकल गए। और वह स्ट्रैंड जो इस काम में हेल्प करता है, डीएनए का वह स्ट्रैंड जो इस काम में हेल्प करता है, उस स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। क्लियर है? अब सुनिए कहाँ होता है। जैसे सेल साइकिल चलता है तो सेल साइकिल में आपका रेप्लिकेशन भी होता है, सेल साइकिल में आपका क्या होता है, ट्रांसलेशन भी होता है, सेल साइकिल में आपका ट्रांसक्रिप्शन भी होता है। सबका अपना अपना अलग अलग लोकेशन है। रेप्लिकेशन में मैंने बताया था कि आपका जो रेप्लिकेशन है वो इस फेज में होता है, तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन जो आपका है वो G1 और G2 फेज में होता है, एना फेज की। तीनों काम, चाहे वो प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन, चाहे वो डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, या आपका डीएनए के ऊपर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, तीनों का तीनों इंटरफेज में ही होता है। क्लियर है? तो आपका जो रेप्लिकेशन है एस फेज में, जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है वो G1 और G2 फेज में होता है। क्लियर है? अब सुनिए, एमआरएनए जो सिंथेसाइज होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड से होगा डीएनए के। मैंने बताया अभी आपको, वह स्ट्रैंड स्पेसिफिक है और वह स्ट्रैंड क्या कहलाएगा बच्चे, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा। जब आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में पढ़ाऊंगा वहां पर भी ये बात रिपीट करूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। टेम्पलेट स्ट्रैंड वह स्ट्रैंड है जो एमआरएनए को बनाने में हेल्पफुल है। क्लियर है? अब सुनिए, तो दोनों का दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं आ गया पार्टिसिपेट करने के लिए, दोनों का दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों नहीं आया, सोचें आप। देखिए क्यों नहीं आया, अगर आता तो क्या होता, आरएनए मॉलिक्यूल अलग अलग सीक्वेंस का बनता, तो वो अलग अलग अमाइनो एसिड को कोड करता, अलग अलग अमाइनो एसिड को कोड करता, तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस भी जो होता वो क्या होता, डिफरेंट होता। दैट मीन्स कि अलग होता, जैसा जरूरी है वैसा आपका नहीं होता। क्लियर है? अब आइए सुनिए ध्यान से। तीसरा पॉइंट क्या था, डबल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा अगर दोनों स्ट्रैंड डीएनए का पार्टिसिपेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन में। तो अगर ऐसा होगा तो आपका जो ट्रांसलेशन है, मतलब प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, वो रुक सा जाएगा। क्लियर है? इसीलिए भगवान का ये सब बनाया हुआ है, हम लोगों ने कुछ नहीं बनाया। ये सारा प्रोसेस ऊपर वाले का बनाया हुआ है, इसमें कोई छेड़छाड़ ना करे तो बेटर है। ठीक है? इन्होंने ऐसा बनाया ना कि आपका अगर आप डबल स्ट्रैंड करोगे तो आपका सारा चीज स्टॉप। क्लियर है? अब सुनिए,
हम लोग यहाँ पर लिखे हैं एम आरएनए, आरएनए क्या लिखा हमने, एम आरएनए लिखा है, हमने एम आरएनए लिखा है। अब सोचने वाली बात है क्यों लिखा है एम आरएनए, क्योंकि जो आरएनए आपका ये बन रहा है, ये आपका बन रहा है डीएनए के एक स्ट्रैंड के ओवर। तो जो डीएनए का इंफॉर्मेशन है वो आरएनए के पास आया, तो ये सारा काम न्यूक्लियस में हुआ। अब आपका जो अगला प्रोसेस है इसके बाद का ट्रांसलेशन, वो आपका हो रहा है साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में इसको जाना है, किसको, इंफॉर्मेशन को जो डीएनए के पास था, तो वो तो आरएनए ले लिया। अब आरएनए लेकर जाएगा, कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में, क्या करने के लिए, ट्रांसलेशन, दैट मीन्स प्रोटीन बनाने के लिए जाएगा। तो बाबू ये ट्रांसफर ना कर रहा है, ये मैसेज को क्या कर रहा है, मैसेज को आपका ले रहा है और मैसेज पहुंचा रहा है ना, किसका, डीएनए का मैसेज पहुंचा रहा है ना जाकर साइटोप्लाज्म में कि बनाओ प्रोटीन बनाओ, मैं मैसेज लेके आ रहा हूं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए, दैट मीन्स एमआरएनए। फर्स्ट आरएनए कहाँ बनेगा, डीएनए से बनेगा, कहाँ बनेगा, न्यूक्लियस में। उसके बाद कहाँ ट्रांसफर होगा, साइटोप्लाज्म में। किससे होगा, न्यूक्लियर पोर से होगा। अब सुनिए, इसीलिए आरएनए आपका क्या कर रहा है, यहाँ पास कर रहा है इंफॉर्मेशन, कहाँ से कहाँ, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। इसीलिए इसको कह रहा है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, मैसेंजर आरएनए, दैट मीन्स एमआरएनए। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब सुनिए, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके ट्रांसक्रिप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बगैर इन फैक्ट्स के आप ट्रांसक्रिप्शन इजी वे में समझ नहीं सकते। पूरे अच्छे से समझिएगा बातों को लास्ट क्लास तक, क्योंकि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। सुनिए, इंफॉर्मेशन जो प्रोटीन सिंथेसिस का आपका है वो कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए के पास प्रेजेंट है, डीएनए के एक सेगमेंट के पास प्रेजेंट है, ठीक है। और वो किसको कोड करता है, सेगमेंट, डीएनए का वह सेगमेंट जिसके पास प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन है, वो किसको कोड करता है, एमआरएनए। अब मेरी बात सुनना, सेगमेंट, डीएनए का वह सेगमेंट जिसके पास सिग्नल है ना, दैट मीन्स द सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कंटेन सिग्नल, इसके लिए फॉर सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए जिसके पास सीक्वेंस है ना, जिसके पास आपका इंफॉर्मेशन है, सिग्नल है, वो आपका कहलाएगा क्या, सिस्ट्रॉन। यानी डीएनए का वह टुकड़ा जिसके पास पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने का सिग्नल है, उस टुकड़े को क्या कहोगे, सिस्ट्रॉन कहोगे या जीन कहोगे। हम लोगों में क्या है, स्पेसिफिक है ना, एक स्पेसिफिक क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड बनता है एक स्पेसिफिक सिस्ट्रॉन से। तो हम लोगों में मोनोसिस्ट्रॉन है, एक स्पेसिफिक सिस्ट्रॉन एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड को क्या करता है, कोड करता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, आपका एक सिस्ट्रॉन एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है। इसीलिए प्रोकैरियोटिक के सिस्ट्रॉन को क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर है। अब सुनिए, आरएनए पॉलीमरेज, ये बोल सकते हैं सबसे स्पेशल एंजाइम है ट्रांसक्रिप्शन का, इसके बगैर आपका ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं सकता। बात सुनिएगा, इसमें एक मेंबर जो आपका है वो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक तो करेगा, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट मेंबर जो आरएनए पॉलीमरेज का है वो उस जगह को पहचानेगा जहां इंफॉर्मेशन स्टोर है, ठीक है। अब सुनिए, वो कौन है जो पहचानेगा, रिकॉग्नाइज कौन करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा सिग्मा फैक्टर। किस जगह को रिकॉग्नाइज करेगा, प्रमोटर इंड को। क्लियर है। अब सुनिए, ये जो आपका कोर एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज का, इसमें 5 सब यूनिट्स हैं, बीटा, बीटा डैश, अल्फा, अल्फा डैश एंड ओमेगा। क्लियर है। जो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो आपके कहाँ हैं, जो न्यूक्लियोप्लाज्म में तैर रहे हैं, उनको आपस में ऐड कर लाइगेज के हेल्प से क्या करता है, आरएनए का फॉर्मेशन करता है। लेकिन पहचानता कौन है, सिग्मा फैक्टर। क्लियर। टोटल कितने यूनिट हो गए, 5 इसके और 1 इसका, टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर, दिखा हुआ सर, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, रिकॉग्नाइज प्रोमोटर इंड। प्रोकैरियोटिक जो आपके होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है। हम लोगों में एक से ज्यादा तरह का होता है, क्योंकि हम लोग को स्पेसिफिक चाहिए ना, हर पॉलीपेप्टाइड को बनाने के लिए स्पेसिफिक। तो हम लोगों में बहुत सारे पॉलीमरेज होंगे, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की और उसके बाद बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की।
अगर हम लोग बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, तो जनरली ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आपका मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या कि इसके पास आपका स्पेसिफिक एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने का ही इंफॉर्मेशन है। एक स्पेसिफिक, याद रखना, मतलब एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने का इंफॉर्मेशन जिसके पास होगा उसको आप मोनोसिस्ट्रॉनिक कहोगे या आप ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहोगे। क्लियर है? ये आपका वह यूनिट है या वह आपका सेगमेंट है डीएनए का जिसके पास ट्रांसक्रिप्शन करने की कैपेसिटी है या ट्रांसक्रिप्शन करने का आपका उनके पास जज्बा है, जो बोल लो आप, है ना। सेगमेंट वो डीएनए का जो आपका ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसको आप कहते हो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इनके 3 मेन रीजन है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। बात याद रखना, प्रमोटर रीजन वह है जहां पर से आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इनिशिएट होता है, स्ट्रक्चरल जीन वह है जहां पर आपका इंफॉर्मेशन कोड होता है, और टर्मिनेटर रीजन आपका वह है जहां पर आपका ये प्रोसेस एंड होता है। आप प्रमोटर एंड को कैसे भी रीड कर लो, ठीक है। आप अगर टेम्परल स्ट्रैंड के रूप में रीड करोगे तो आपका 3' रीजन होगा। अगर आप कोडिंग स्ट्रैंड के रूप में रीड करोगे तो आपका 5' रीजन होगा। आपका इसमें टेम्परल स्ट्रैंड कौन है, 3 से 5, और आपका कोडिंग स्ट्रैंड कौन है, 5 से 3। और वह स्ट्रैंड जो पार्टिसिपेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन में वो आपका कौन है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ कौन है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? वैसा ही आपका टर्मिनेटर पे आओगे तो 5' इन आपका किसका होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड का होगा, ठीक है। और आपका 3' इन किसका होगा, आपके टर्मिनेटर स्ट्रैंड का होगा। क्लियर है? सॉरी, टर्मिनेटर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब आइए, इसको एक स्ट्रैंड मैंने लिया, सेगमेंट बोल सकते हो आप डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के रूप में, और मैंने उसको दिखाने की कोशिश की है। ये एनसीईआरटी का फिगर था, ये मेरा खुद का है। यहाँ मैंने दिखाया है कि जरूरी नहीं है कि आप 5' से रीड करो, 3' से रीड करो, आप कुछ भी बोलोगे वो प्रमोटर होगा। लेकिन आप ये बोल देना कि आपने किसको लिया, आपने टेम्पलेट स्ट्रैंड को लिया, रीड किया, या कोडिंग को रीड किया। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या आपका प्रमोटर है, यहाँ से यहाँ क्या है, टर्मिनेटर है, और बीच में इंफॉर्मेशन कोड है जिसको आपका लेने के लिए कौन बन रहा है, आरएनए बन रहा है। यही तो प्रोसेस का मेन वैल्यू है, आरएनए बनाना मेन वैल्यू है ना। ये बात समझिए आप। क्लियर है? आप समझिए मैकेनिज्म क्या कहता है। मैकेनिज्म कहता है कि ये वह मैकेनिज्म है जिससे कि आपका डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन कोड है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, उसको आपका आरएनए बनकर ले लेगा और ले जाकर साइटोप्लाज्म में देगा, ताकि आगे के प्रोसेस ट्रांसलेशन को प्रोसीड किया जा सके, ट्रांसलेशन को कंप्लीट किया जा सके और प्रोटीन बनाया जा सके। ये आपका कहाँ होगा, इंटरफेज में होगा, G1 एंड G2 फेज में, है ना। और कंटिन्यू कब तक होगा, प्रो फेज तक कंटिन्यू होगा। यानी आपने अगर सेल साइकिल रीड किया है, पढ़ा है, तो आपको पता होगा इंटरफेज के बाद आपका आता है प्रोफेज। तो इंटरफेज का आपका G1 G2 तक होगा और आपका लास्टली कहां तक जाएगा, प्रोफेज तक जाएगा। इसके लिए 4 चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहला आपका डीएनए टेम्पलेट, जो आपके यहाँ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी बोल सकते हो आप। उसके बाद डीएनए टेम्पलेट कहने का मतलब क्या है, ये टेम्पलेट स्टैंड को बोलोगे आप, है ना, ऊपर वाला 3' to 5' वाले को। RNTPS नाम सुनकर थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन है बहुत सिंपल सा। R फॉर राइबो न्यूक्लियोसाइड, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और इसमें आपका जनरली एटीपी, जीटीपी, यूटीपी आएगा, टीटीपी नहीं आएगा, याद रखना, और सीटीपी आएगा। डाइवैलेंट आयन प्रोसेस को थोड़ा ना बोल सकते हैं स्पीड अप करने के लिए रहते हैं। और लास्टली आरएनए पॉलीमरेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम जो कि ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और ट्रांसक्रिप्शन को पूरे अच्छे तरीके से कराने में हेल्प करेंगे। क्लियर है? 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप इनिशिएशन, दूसरा स्टेप इलोंगेशन एंड थर्ड स्टेप टर्मिनेशन। इनिशिएशन कहाँ होगा, मैंने अभी बताया प्रोमोटर एंड पे होगा। आपका इलोंगेशन कहाँ होगा, मैंने अभी बताया स्ट्रक्चर जिन पे इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है तो वहां होगा। और टर्मिनेशन कहाँ होगा, लास्ट रीजन पे, टर्मिनेटर पे होगा। क्लियर है? बात सुनिएगा, जब आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है आपका जाता है और जाकर प्रमोटर एंड को पहचानता है, किसके हेल्प से, आपका पहचानता है सिग्मा फैक्टर के हेल्प से। अंग्रेजी में बोलो तो रिकॉग्नाइजेशन है, हिंदी में बोलो तो पहचानना है, पहचानेगा। अब सुनिए मेरी बात, अगर प्रोकैरियोटिक में बात करोगे तो ये आपका एक बॉक्स को पहचानता है जिसको बोलते हैं प्राइबनो बॉक्स।
जिसमें 6 नाइट्रोजन बेस के आपके यूनिट्स होते हैं, उन्हीं को पहचानता है। और जैसे ही पहचानता है ना, वैसे ही जो आपका न्यूक्लियस में आरएनटीपीएच है वो बौखला जाता है, कहता है ओ पहचान लिया, अब हमको जाना पड़ेगा क्या करने के लिए, अटैच कर आरएनए बनाने के लिए। आ रही बात समझ में? तो ये प्रोसेस तभी होगा जब आपका जो सिग्मा फैक्टर है वो आपका प्रोकैरियोट में प्रेग्नो बॉक्स को पहचानेगा और यूकैरियोट में आपके हॉगनेस बॉक्स को पहचानेगा। हॉगनेस बॉक्स में आपका 7 नाइट्रोजन बेस रहते हैं, याद रखना। प्रेग्नो बॉक्स में आपका 6 और हॉगनेस बॉक्स में आपका 7। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको। प्रेग्नो बॉक्स में आपका T8T होता है, ये प्रेग्नो बॉक्स का है। किसका है बाबू? प्रेग्नो बॉक्स। अभी प्रेग्नो बॉक्स किसमें रहेगा? प्रोकैरियोट्स में। किसमें रहेगा? प्रोकैरियोट्स में। और दूसरा आपका क्या? T8T ठीक है, ये किसमें रहेगा? इसको बोलेंगे हॉगनेस बॉक्स। और ये किसमें रहेगा बाबू? ये रहेगा यूकैरियोट्स में। तो सबसे पहले इसको पहचानने का काम कौन करेगा? आपका सिग्मा फैक्टर। जैसे ही पहचानेगा तो जितना भी आपका आरएनटीपीएच न्यूक्लियोप्लाज्म में तैर रहा है वो पागल हो जाएगा, कहेगा कि मुझे अब अटैच होना पड़ेगा, है ना। तो वो आपका धीरे धीरे आएगा, है ना, आरएनए पॉलीमरेज उसको अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, और सुन लीजिए, आपका जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड होता है वो डीएनए के 3' to 5' स्ट्रैंड पर प्रोसीड होता है, और जो आपका आरएनए बनता है ये जस्ट इसका अपोजिट बनेगा, 5' to 3'। तो यहाँ अगर 3' एंड है तो आपका जो पहला टेम्पलेट, सुनना, टेम्पलेट स्ट्रैंड का अगर 3' एंड है तो जो सबसे पहला आपका आरएनटीपीएच आकर अटैच होगा वो आपका 5' एंड से अटैच होगा। ये 5' एंड आके 3' एंड से अटैच होगा और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड करेगा। अब इंफॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर जिनके पास है वो धीरे धीरे आरएनए पर कोड होता चला जाएगा, आरएनए बाहर की ओर निकलता चला जाएगा और आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। देखो ऐसे निकल रहा है और ये ऐसा करके बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका ओपन होता चला जाएगा, किसकी हेल्प से? आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। उनके जो कोर एंजाइम्स हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते चले जाएंगे और इन्फॉर्मेशन आरएनए में लेते चले जाएंगे, तोड़ते चले जाएंगे, इन्फॉर्मेशन लेते चले जाएंगे। और इस तरीके से आपका जब पूरा कोडिंग हो जाएगा तो लास्टली आपका क्या होगा? टर्मिनेशन। ठीक है, इलॉन्गेशन में समझ में आ गया? ऐसे चलता चला गया, इन्फॉर्मेशन लेता चला आया। ठीक है, लास्टली जब आपका आएगा टर्मिनेटर एंड पे तो आपका क्या होगा? आपका 2 चीज होगा, या तो आपका आएगा कौन? पैलिंड्रोम सीक्वेंस आएंगे। पैलिंड्रोम सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। ठीक है, ये आएंगे। या दूसरा क्या आपका आ सकता है? दूसरा आपका आ सकता है रो फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर यहाँ खत्म, यहाँ रो फैक्टर आएगा, कहेगा भैया रोक दीजिए, आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलना था वो आपको मिल गया, आप चले जाइए। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसेस है जो आपका दोनों में कॉमन है, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में। क्या स्पेशल है यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में? क्या स्पेशल है जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है? बाबू, यूकैरियोट्स में जो आपका टेम्पलर स्ट्रैंड होता है उसके पास 2 रीजन्स होते हैं, एक को कहते हैं एक्सॉन, एक को कहते हैं इंट्रॉन। एक्सॉन वह रीजन है जहां पर पॉलीपेप्टाइड बनाने का इंफॉर्मेशन है, लेकिन इंट्रॉन वह रीजन इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बोल सकते हैं ये फालतू है इंट्रॉन। ठीक है, अगर फालतू है तो इसका जरूरत नहीं है हमें, तो आगे जाकर इसको निकालना है। क्लियर है? लेकिन जब आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है उस समय आपका जो mRNA आता है वो आपका आता है कैसा? HNRNA आता है, जिसको बोल सकते हैं हेट्रोजिनस RNA। ये आपका अनस्टेबल है, ये आपका कहेगा कि हम जैव नहीं करेंगे साइटोप्लाज्म में। क्या कहेगा? हम साइटोप्लाज्म में नहीं जाएंगे। बोलेगा काहे नहीं जाओगे भाई? कहेगा हम अनस्टेबल हैं, हम प्रोटीन बनाने में हेल्प नहीं कर पाएंगे, जाके क्या करें? कुछ नहीं। हम कहेंगे कि ठीक है, तो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए इंट्रॉन को निकालना है। अब इंट्रॉन ऐसे ही नहीं निकलेगा, पहले कैपिंग करना पड़ेगा आपको। यानी बोल सकते हैं इसको स्टेबल करने के लिए 3 प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। एक है कैपिंग, दूसरा स्प्लिसिंग और तीसरा टेलिंग। कैपिंग में आप क्या करोगे? मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का 7 नाइट्रोजन बेस का जो बना हुआ है उसको यहाँ ऐड करना है। एनसीईआरटी ने इसको दिखाया है MGPPP। देखो, मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, कहा ना शॉर्ट में, एनसीईआरटी शॉर्टकट है भाई। MGPPP, 3 P है आपका, तो ट्राइफॉस्फेट, M4 मिथाइल, ठीक है, और G4 गुआनोसाइन। अटैच कहाँ होगा? 5' एंड पर।
देखो 3' अब सोचोगे सर 3 5 बाबू ये डीएनए का है, तो मैंने बोला था डीएनए का जो आपका टेम्परल स्ट्रैंड है जब कोड करेगा तो कैसा बनेगा, 5' बनेगा ना। अब आइए, अब स्प्लिसिंग करना है, मतलब आपको इंट्रॉन को रिमूव करना है। कौन करेगा ये काम, स्प्लिसोसोम करेगा। एनसीईआरटी ने मेंशन किया, पूछा गया है क्वेश्चन स्प्लिसोसोम से, ठीक है, कि आपका स्प्लिसिंग करने में कौन सा एंजाइम आपका हेल्प करता है, तो स्प्लिसोसोम करता है। ये देखो सारे इंट्रॉन निकाल दिया, तो इंट्रॉन निकल गया आपका, तो एक्सॉन अलग अलग हो जाएंगे ना, तो आपका एक्सॉन को आपस में जोड़ेगा डीएनए लाइगेज, आपस में से करके ले जाके जोड़ देगा। जोड़ दिया, तब पर भी आपका कैपिंग होया हुआ है, लेकिन पीछे वाला भी अनस्टेबल है। अब क्या करोगे, टेलिंग। टेलिंग के समय क्या होगा आपका, न्यूक्लियोटाइड ऑफ एडेनिलिक एसिड, एडेनिलिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड आपका 200 से 300 नाइट्रोजन बेस का अटैच होगा 3' एंड पर। जैसे ही अटैच होगा तो आपका ये पूरा आरएनए जो है एमआरएनए ये पूरी तरीके से स्टेबल हो गया। अब कहेगा, अब जाएंगे साइटोप्लाज्म में, तो बोलेगा क्या है, तो आप बना सकते हैं, हम क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं प्रोटीन बनाने का जो इंफॉर्मेशन है उसको ले जाना आसान बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझिए, ये थोड़ा स्पेशल है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी ने एक अलग तरीके से दिखाया है, मैंने अलग तरीके से दिखाया है, दोनों का मेन मुद्दा क्या है, समझना आपका। क्लियर है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जेनेटिक कोड के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।